हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू ओनली आईएएस। करंट अफेयर रिवीजन सीरीज में आज हम मिसलेनियस टॉपिक्स को कवर करने वाले हैं और ये इसका 5वां वीडियो है। इस लेक्चर में हम सितंबर मंथ्स के सभी मिसलेनियस टॉपिक को कवर करेंगे। अगर आप यूपीएससी या किसी भी स्टेट सर्विसेज के लिए थोड़ा भी सीरियस हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर से ज्वाइन कीजिए। ओनली आईएएस नथिंग एल्स नाम तो आप जानते ही होंगे। आइए अब बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं आज की इस वीडियो का। इस सेशन का फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल फॉरेंसिक प्रोब को मैंडेटरी बनाया गया है उसके बारे में है। दिल्ली पुलिस भारत की एक ऐसी पहली पुलिस बन गई है जहां पर फॉरेंसिक एविडेंस को किसी भी क्राइम सीन से कलेक्ट करना जरूरी बना दिया गया है। अगर वो क्राइम ऐसा है जहां पर 6 साल या उससे की अधिक की सजा हो सकती है, मर्डर केस है, रेप केस है, तो वहां पर फॉरेंसिक्स टीम का जाना जरूरी है। फॉरेंसिक क्या होता है? फॉरेंसिक एक ऐसा मैकेनिज्म है जिसमें हम एग्जामिन और एनालाइज करते हैं क्या एविडेंसेस को, कहां से, क्राइम सीन से, किस लिए, ताकि हम ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग क्रिएट कर सकें और पता कर सकें कि एक्चुअली में कौन है जो गिल्टी है। कहीं ऐसा तो नहीं कि किसी इनोसेंट को पकड़ा जा रहा है। तो फॉरेंसिक्स में हम प्रॉपर एविडेंसेस कलेक्ट करते हैं जो ऑब्जेक्टिव फाइंडिंग को ढूंढने में मदद करें और हम जो कल्प्रिट है, जो गिल्टी व्यक्ति है, उसे पकड़ सकें। इसका ऑब्जेक्टिव यह है कि जो कन्विक्शन रेट है क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में, हम उसे बेटर करें साइंटिफिक इन्वेस्टिगेशन का इस्तेमाल करके। ये कैसे वर्क करेगा? देखिए, गाइडलाइंस के मुताबिक दिल्ली पुलिस के पास अपनी एक मोबाइल क्राइम वैन होती है। अब उनके पास एक एडिशनल फॉरेंसिक मोबाइल वैन भी होगी। जहां भी ऐसा कोई क्राइम सीन होगा, ये फॉरेंसिक मोबाइल वैन जाएगी, जहां पर इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिशियल्स होंगे, जो फॉरेंसिक्स के एक्सपर्ट होंगे, वो वहां से एविडेंसेस को कलेक्ट करेंगे। हर वैन में प्रॉपर साइंटिफिक टूल्स होंगे और इनफ नंबर में फॉरेंसिक असिस्टेंट होंगे। एक पेज है इसमें, ध्यान से समझिएगा। ये मोबाइल वैन्स जो फॉरेंसिक्स डिटेल कैटर करेंगी, ये दिल्ली की जो सिटी पुलिस है उसके एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल के बाहर होंगे। ये इंडिपेंडेंट होंगे और कोर्ट ऑफ लॉ के लिए रिस्पॉन्सिबल होंगे। अब यहां पर देखिए मजेदार बात क्या है, दिल्ली पुलिस दिल्ली गवर्नमेंट के अंडर में नहीं आती है, लेकिन जो फॉरेंसिक्स की टीम है वो उनके एम्बिट में आ जाएगी। अब इससे दिल्ली पुलिस के ऊपर बड़ा प्रेशर बन जाएगा कि पता चला वो कुछ और बता रहे हैं और फॉरेंसिक्स की रिपोर्ट में कुछ और आ रहा है। यू कैन अंडरस्टैंड कि एक एडिशनल कंट्रोल स्टैब्लिश हो जाएगा दिल्ली पुलिस के ऊपर, जो हमेशा से वो इंडिपेंडेंट रहे हैं अपने हिसाब से काम करने के लिए, क्योंकि वो सेंट्रल गवर्नमेंट के एम्बिट में आते हैं। सो इट्स अ न्यू डायमेंशन। मुझे लग रहा है आपको समझ में आ रहा होगा। एनसीआरबी का डेटा ये बताता है कि दिल्ली में वुमेन के अगेंस्ट में क्राइम 40% बढ़ा है, जो कि किसी भी मेट्रोपॉलिटन सिटी में सबसे ज्यादा है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ग्रीनिंग इनिशिएटिव फॉर इंडियाज कोल सेक्टर के बारे में है। कोल माइनिंग हो जाने के बाद वो जमीन बर्बाद हो जाती है। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने कहा कि वो 2400 हेक्टेयर का एरिया ग्रीन कवर के अंडर लेकर आएंगे। ये काम किसको दिया जाएगा? कोल इंडस्ट्रीज को ही दिया जाएगा कि कोल प्रोडक्शन के होने के बाद वो वहां पर एनवायरमेंट को कंजर्व करने के लिए, नेचुरल रिसोर्सेज को बेटर करने के लिए, सोसाइटी की केयर के लिए उसकी ग्रीनिंग का काम करें। मिनिस्ट्री ऑफ कोल ने यह एम्बिशियस गोल रखा है कंपनीज के लिए कि उन्हें 2400 हेक्टेयर का एरिया कोल फील्ड के आसपास का, जो खत्म हो चुका है या उसके आसपास का एरिया है, वहां ग्रीन कवर डेवलप करना पड़ेगा। 50 लाख पौधे लगाने होंगे 2022-23 में। जो रिक्लेम्ड माइंड आउट एरियाज हैं, जहां से माइनिंग हो गई है वहां पर, या जो लीज होल्ड एरिया है उसके आसपास का एरिया। इससे इंडिया का जो नेशनल डेवलपमेंट कंट्रीब्यूशन का कमिटमेंट है उसको भी पूरा करने में मदद मिलेगी, जहां पर हमें एडिशनल कार्बन सिंक क्रिएट करना चाहते हैं 2.5 से 3 मिलियन टन का CO2 एक्विवेलेंट, जो इतना CO2 सोखने की क्षमता रखता हो 2030 तक। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नासा के आर्टेमिस प्रोग्राम के बारे में है। हाल ही में नासा ने अपने मून मिशन का नाम एंशिएंट लूनर गॉडेस आर्टेमिस के नाम पर रख दिया है। नासा हमेशा से अपने स्पेस एक्सप्लोरेशंस के नाम एंशिएंट ग्रीक गॉड्स एंड गॉडेसेस के नाम पर रखता रहा है। इसके पहले आपने मून एक्सप्लोरेशन मिशन अपोलो के बारे में सुना होगा। अपोलो एक एंशिएंट ग्रीक गॉड हुआ करते थे, जिन्हें गॉड ऑफ म्यूजिक, गॉड ऑफ हीलिंग के तौर पे जाना जाता है। आर्टेमिस उनकी बहन मानी जाती हैं, जिन्हें गॉडेस ऑफ हंट, गॉडेस ऑफ वाइल्ड लाइफ एंड गॉडेस ऑफ वेजिटेशन के तौर पे एक्नॉलेज किया जाता है। और अब इन्हीं के नाम पर नासा ने अपने इस मून एक्सप्लोरेशन मिशन का नाम रख दिया है आर्टेमिस 1। ये एक ऐसा रॉकेट होगा जिसमें कोई क्रू नहीं जाएगा। ये एक प्रकार का एक्सपेरिमेंटल मिशन है जो महीनों लंबी जर्नी करेगा और मून पर जाएगा। आर्टेमिस 1 मिशन 2 मैनिक्विन्स लेकर जाएगा। मैनिक्विन्स मतलब ऐसी आकृतियां जो इंसानों जैसी दिखती हैं, वैसे ही चीजों को महसूस करती हैं, लेकिन वो इंसान नहीं है। इसके जरिए वुमेन बॉडी के ऊपर रेडिएशन स्पेस का कैसे इफेक्ट डालता है उसे जज किया जाएगा, ताकि हम फीमेल एस्ट्रोनॉट को बेटर प्रोटेक्ट कर सकें स्पेस में। जो स्पेस क्राफ्ट है वो SLS स्पेस लॉन्च सिस्टम के माध्यम से लॉन्च किया जाएगा, जो 2,80,000 मील की दूरी तय करेगा 4 से 6 हफ्तों में। एम ये होगा कि 2024 तक इंसानों को एक बार फिर से चांद की धरती पर, चांद की सतह पे उतार दिया जाए। इससे साइंटिफिक डिस्कवरी में मदद मिलेगी
और आने वाली जनरेशन इन एक्सप्लोरेशंस का फायदा उठा सकेगी इकोनॉमिक बेनिफिट के लिए भी। जो स्पेसक्राफ्ट इसमें इस्तेमाल किया जा रहा है दैट इज ओरियन स्पेसक्राफ्ट, जो बिना स्पेस स्टेशन में डॉक किए बहुत लंबे समय तक एस्ट्रोनॉट्स को स्पेस में रख सकता है। एसएलएस रॉकेट जो दुनिया का सबसे स्ट्रॉन्ग रॉकेट माना जा रहा है, ये स्पेस मिशन को लो अर्थ ऑर्बिट के बियॉन्ड ले जा सकता है, इसीलिए वो डिजाइन ही किया गया है। ये क्रू और कार्गो दोनों को ले जा सकता है। आर्टेमिस बेस कैंप पे लगाया जाएगा चांद की सतह पे, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स रह सकते हैं, काम कर सकते हैं। इसमें मॉडर्न लूनर कैबिन, रोवर और मोबाइल होम होगा। एक गेटवे भी होगा जो चांद के चारों ओर चक्कर लगाएगा। ये मल्टीपर्पज आउटपोस्ट की तरह काम करेगा, जहां पर एस्ट्रोनॉट्स अपनी सारी जानकारियां ट्रांसफर करेंगे। जो गेटवे है वो मून को 1 दशक तक ऑर्बिट करता रहेगा और आने वाले समय की साइंटिफिक डिस्कवरी में, ह्यूमन एक्सप्लोरेशन में मदद देगा। कौन कौन सी स्पेस एजेंसीज इनमें इन्वॉल्व हैं? कैनेडियन स्पेस एजेंसी, यूरोपियन स्पेस एजेंसी और जापानीज एरोस्पेस एक्सप्लोरेशन एजेंसी, ये सभी इसका हिस्सा हैं। आर्टेमिस 1 एक एक्सपेरिमेंटल मिशन होगा। आर्टेमिस 2 में इंसानों को भेजा जाएगा। आर्टेमिस 3 और इसके आगे के मिशंस फर्दर एक्सप्लोरेशंस को कंडक्ट करेंगे। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स 2022 के बारे में है। हाल ही में मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इन रूल्स को नोटिफाई किया है। इसे मिनिस्ट्री ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने रिलीज किया है, ये तो इंपॉर्टेंट जानकारी हो ही गई। इसके माध्यम से जो एनिमल्स में बर्थ कंट्रोल होता है उसे इंश्योर किया जाएगा, जैसे कि डॉग्स, कैट्स या स्ट्रीट डॉग्स, ताकि उनकी ओवर क्राउडिंग को हम प्रिवेंट कर सकें, रोक सकें, उनकी संख्या ज़्यादा बढ़ने ना पाए। ये ऑब्जेक्टिव है। क्या है प्रोविजंस? वैक्सीनेशन किया जाए, इम्यूनाइजेशन किया जाए, ऑस्ट्रलाइजेशन किया जाए स्ट्रीट या स्ट्रे डॉग्स का, कैट्स का, उनके ओनर्स की मदद से या फिर लोकल सिविक अथॉरिटीज़ की मदद से, ताकि उनकी संख्या को कंट्रोल किया जा सके। यूथेनेशिया अलाउ कर दिया गया है। अगर कोई जीव इतना ज़्यादा बीमार है कि उसे क्योर नहीं किया जा सकता, या वो इतना ज़्यादा घायल हो चुका है कि उसकी जान चली जाएगी किसी स्ट्रीट डॉग की, तो उन्हें यूथेनेशिया दिया जा सकता है, ताकि वो पीसफुली अपनी जो लाइफ है उसे एंड कर पाएँ। मॉनिटरिंग कमेटी को भी प्रपोज किया गया है, जो डिसाइड करेगा कि जो स्ट्रीट डॉग की एक्सेस पॉपुलेशन है उसे कैसे कंट्रोल किया जाए, क्या प्रोग्राम्स हो स्पेसिफिक एरिया या ओरिजिन में। ये एनिमल हेल्पलाइन को भी सजेस्ट कर चुके हैं कि सेटअप किया जाए, ताकि लोकल अथॉरिटीज रिस्पॉन्ड कर सकें। कोई कंप्लेन आती है डॉग बाइट का या रैबिट डॉग्स का, जिससे रेबीज का खतरा हो। फिक्स्ड रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशन की कर दी गई है। कई बार अक्सर काउंटर हो जाता है, क्योंकि जो स्ट्रीट डॉग्स वगैरह होते हैं वो कई बार लोगों को परेशान कर देते हैं, तो कुछ डॉग फीडर्स होते हैं जो उनको खाना खिलाते हैं, तो एसोसिएशंस उनको काउंटर करते हैं कि आप इनको खाना मत खिलाओ, यहाँ घूमते हैं, परेशान करते हैं। ये काम उन्हीं को दे दिया गया है कि आप खाना खिलाओ ना। आखिर उन्हें खाना कौन देगा? उन्हें खाना किसी न किसी को तो देना पड़ेगा, तो कन्फ्रंटेशन ना हो, इसीलिए रिस्पॉन्सिबिलिटी रेसिडेंट वेलफेयर एसोसिएशंस को भी दे दी गई है। तो ये आर्टिकल तो एनिमल बर्थ कंट्रोल रूल्स के बारे में रहा। आगे बढ़ते हैं। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडियन नेवी के एनसाइन के बारे में है। एनसाइन इंडियन नेवी के फ्लैग को कहा जाता है। अभी हाल ही में जब इंडिया का पहला एयरक्राफ्ट कैरियर आईएनएस विक्रांत 2 सितंबर को, यानी कि आज के दिन लॉन्च किया गया है, उसी दौरान इस एनसाइन को भी चेंज कर दिया गया है। तो ये पूरा चेंज हो चुका है आज के दिन। ये जो एनसाइन है वो नेशनल फ्लैग होता है, जिसे शिप या एयरक्राफ्ट कैरियर पे या एयरक्राफ्ट पे लगा दिया जाता है। जो एनसाइन है इंडियन नेवी का प्रेजेंट में, उसमें सेंट जॉर्ज का एक क्रॉस हुआ करता था। ये क्रॉस आप देख रहे हो। ये स्ट्रेंज है, क्योंकि अंग्रेजों के समय का क्रॉस है, स्ट्रक्चर है, और उसके लेफ्ट कॉर्नर पे हमारा इंडियन ट्राई कलर यानी कि फ्लैग होता है। ये अभी तक क्यों था, यह आश्चर्य की बात थी। खैर, अभी इसे चेंज कर दिया गया है, क्योंकि ये कॉलोनियल पीरियड के ओरिजिन में हमें उसका एक ट्रेस बताता है। इंडियन नेवी की बात करें तो ये 2 अक्टूबर 1934 को अपना ओरिजिन ट्रेस करता है, जब से रॉयल इंडियन नेवी के फॉर्म में बनाया गया था। 26 जनवरी 1950 को हमने इसमें से रॉयल हटा दिया और ये बन गई इंडियन नेवी। सेंट जॉर्ज का क्रॉस ये एक्चुअली में क्रिश्चियन वॉरियर सेंट जो सेंट जॉर्ज थे उनके नाम पर है। क्रूसेड के समय में, 3rd क्रूसेड में इन्होंने लड़ाई लड़ी थी। क्रूसेड धर्म युद्ध हुआ करता था, रिलीजियस वॉर हुआ करता था, जो 11वीं 12वीं और 13वीं शताब्दी में चला मुस्लिम्स एंड क्रिश्चियंस के बीच में। ये इंग्लैंड के फ्लैग पर होता है, जो कि यूनाइटेड किंगडम का पार्ट है, लेकिन ये हमारे इंडियन नेवी के फ्लैग पर भी था, और अभी हमने इसको हटा दिया और इसकी जगह पे शिवाजी का जो एक सिंबल है उसे प्लेस कर दिया गया है। और अब हमारा इंसाइन ऐसा दिखता है, जहां पर शिवाजी का जो एक सिंबल है उसे पोर्ट्रे किया गया है इंडियन नेवी के इंसाइन पर। हमारा ट्राई कलर फ्लैग होगा और ये ऑक्टागोनल स्लीप में है, जो कि दिखाता है कि इंडियन नेवी हर डायमेंशन में अपने ऑपरेशंस को कंडक्ट करती है। जहां पे शंग नो वरुड़ लिखा हुआ है। वरुड़ जो हैं वो गॉड ऑफ ओशन माने जाते हैं, कि उनकी जो छाया है वो हम पर बनी रहे और हम अच्छी तरीके से अपनी सिक्योरिटी को इंश्योर कर पाएं। तो दैट इज अ सिग्निफिकेंट चेंज जो अभी हो चुका है। हमारा
नेक्स्ट आर्टिकल रूल कर्व के बारे में है। रूल कर्व मुल्ला पेरियार डैम के लिए इफेक्टिव हो गया है जून 10 से नवंबर 30 के बीच के लिए। ये जो कर्व है ये इस बात को डिसाइड करता है कि मैक्सिमम इनफ्लो कितना होना चाहिए इस पूरे डैम में साउथ वेस्ट मानसून में। इसके पहले कि हम रूल कर्व के बारे में बात करें, आप थोड़ी सी बेसिक बातें मुल्ला पेरियार डैम के बारे में देख लीजिए। मुल्ला पेरियार डैम के बारे में जो एक बेसिक बात अपने दिमाग में आप बिठा लीजिए वो ये है कि मुल्ला पेरियार डैम लोकेटेड है केरला में, लेकिन इसका जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो तमिलनाडु के द्वारा देखा जाता है। आई रिपीट, मुल्ला पेरियार डैम केरला में है लेकिन इसे मैनेज किया जाता है तमिलनाडु के द्वारा। अब ऐसा क्यों है? क्योंकि देखिए 1886 में जो स्टेट ऑफ त्रावणकोर के राजा थे, केरला का जो सदर्न पार्ट था वो स्टेट ऑफ त्रावणकोर पहले हुआ करता था, तो वहां के जो राजा थे उन्होंने सेक्रेटरी ऑफ स्टेट फॉर इंडिया जो थे उनके साथ एक ट्रीटी साइन कर ली और ये जो पूरा रीजन था इसे 999 सालों की लीज पर दे दिया ब्रिटिशर्स को। अब ये चला गया जो मद्रास प्रेसिडेंसी थी उसके पास, मद्रास प्रेसिडेंसी आगे चल के बन गई तमिलनाडु। तो ये जो डैम था वो वैसे तो केरला में लोकेटेड रहा लेकिन इसका जो मैनेजमेंट है वो तमिलनाडु के पास चला गया। ये फंडामेंटल बात है और ये 999 सालों की जो लीज है उसी के तहत तमिलनाडु के पास है। एंड दैट इज रीजन कि अक्सर विवाद होता रहता है इस डैम को लेकर केरला और तमिलनाडु के बीच में, कॉमन है ये विवाद। अब बात करते हैं रूल कर्व के बारे में। रूल कर्व बेसिकली एक टेबुलेशन है, एक तरीका है, एक मैकेनिज्म है जिसके माध्यम से डिसाइड किया जाता है कि जो डैम है उसमें कितना पानी भरा जाएगा, कितना स्पेस खाली रखा जाएगा। ये बेसिकली अलग अलग साल के समय के लिए अलग अलग होता है, ऐसा नहीं कि पूरे साल एक ही पैरामीटर फॉलो होगा। बरसात के समय में डिफरेंट मैकेनिज्म ऑप्ट किया जाएगा, जब पानी का इनफ्लो कम होता है तो मैकेनिज्म डिफरेंट होगा। और ऐसा करते वक्त 35 ईयर्स का डेटा कैलकुलेशन में लेकर इस कर्व को तैयार किया जाता है। जो कर्व है वो स्टोरेज के लेवल की फ्लक्चुएशन को मेजर करता है और उसी की बेसिस पे डिसीजन मेकिंग में हेल्प करता है। ये भी डिटरमाइन करता है कि रिजर्वायर का गेट कब खोलना है। कौन डिसाइड करता है? रूल कर्व। रूल कर्व को डिसाइड किया जाता है सेंट्रल वाटर कमीशन के द्वारा। जब मानसून सीजन चल रहा होता है तो हर 10 दिन में एक बार इसे फिक्स किया जाता है। जो ऑफिशियल्स हैं वो बार बार अपने सुपीरियर्स की मदद नहीं ले सकते क्योंकि वो ऑन ग्राउंड नहीं होते, उन्हें सिचुएशन दिख नहीं रही होती, शटर्स कब ओपन करने हैं कब बंद करने हैं। तो जो ऑफिशियल्स हैं उन्हें रूल कर्व के माध्यम से गाइडेंस मिल जाता है कि फ्लड्स को कैसे मॉडरेट करना है, कब शटर्स को ओपन या बंद करना है। केरला ने सुप्रीम कोर्ट से इंसिस्ट किया था कि तमिलनाडु जो है वो डैम को अच्छी तरीके से ऑपरेट और मेंटेन करे और इसके लिए वो एक रूल कर्व प्रिपेयर करे ताकि फ्लड कंट्रोल और फ्लड मैनेजमेंट मदद मिले। ये विवाद एक साल पहले हुआ भी था, फाइनली रूल कर्व तैयार कर लिया गया और अभी उसे ऑपरेशनल कर भी दिया गया है। रिजल्ट वही निकला कि तमिलनाडु को इस रूल कर्व के अकॉर्डिंग 142 फीट जो मैक्सिमम लेवल है उतने तक ही पानी को मेंटेन करना पड़ेगा साल के 150 दिनों में, स्पेसिफिकली तब जब डैम में पानी का इनफ्लो बहुत ज़्यादा हो। आपको डैम को खाली रखना होगा, नहीं तो डैम डैमेज हो सकता है अगर पानी का इनफ्लो बहुत ज़्यादा है और डैम भरा हुआ है। तो रूल कर्व के मेथड के अकॉर्डिंग जो परमिसिबल मैक्सिमम लेवल है आप उसके ऊपर पानी स्टोर नहीं कर सकते जब रिजर्वायर के पास बहुत ह्यूज इनफ्लो हो पानी का। ऐसा बेसिकली मानसून के समय में होता है। तमिलनाडु का जो वाटर रिसोर्स ऑर्गेनाइजेशन है वो ऐसा बताता है कि मुल्ला पेरियार डैम भारत का एकमात्र ऐसा डैम है जिसमें रूल कर्व को इंप्लीमेंट किया गया है। ठीक है, हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंकोवैक के बारे में है। कुछ लोगों को इंजेक्शन से बड़ा डर लगता है, बड़ा घबरा जाते हैं वो लोग अगर कोई इंजेक्शन लगाने के लिए आ जाए तो। और जब आप कोविड की वैक्सीन लगवाने के लिए जाते हैं तो फिर वहां पर आपको इंजेक्शन लगवाना पड़ता है। और कई सारे लोग तो बोलते हैं कि कोविड की वैक्सीन लगवाने के बाद 2 दिन तक जहां पे इंजेक्शन लगा रहता है वहां पे दर्द करता है, तो फिर कुछ लोग तो इससे भी बड़ा घबराते हैं। क्या हो अगर आपको कोविड की वैक्सीन देने के लिए इंजेक्शन लगवाना ही ना पड़े? हाँ बिल्कुल, जो इंकोवैक है वो एक नेजल कोविड-19 वैक्सीन है। मतलब कि आप इसको ड्रॉपलेट के फॉर्म में अपनी नाक में एब्जॉर्ब कर सकते हैं, इनहेल कर सकते हैं। ये 18 साल या उससे अधिक के लोगों के लिए अभी अप्रूव कर दी गई है सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। ये पहली नेजल कोविड-19 वैक्सीन है जिसे भारत बायोटेक ने डेवलप किया है। इसके लिए आपको इंजेक्शन लगवाने की आवश्यकता नहीं। तो एक तो होता है इंजेक्शन से आप उसे अटेन करते हो, दूसरा ये है कि ओरल वैक्सीन होती है जैसे पोलियो की ड्रॉप होती है, सीधा 2 बूंद जिंदगी की जुबान पे ले लिया, निगल लिया, बात बन गई। और तीसरा यहां पर आपको होता है कि निजल वैक्सीन होती हैं जहां पर जो ड्रॉपलेट्स होते हैं वैक्सीन के वो आपकी नाक में गिरा दिए जाते हैं और आपको उसको इनहेल कर लेना होता है। तो ये जो वैक्सीन है दैट इज निजल वैक्सीन। ये एक इंस्ट्रूमेंट होगा प्राइमरी इम्यूनाइजेशन के लिए। अभी 18+ एज ग्रुप के लिए इसका जो इस्तेमाल है वो किया जाएगा और इन जनरल इसका इस्तेमाल रिस्ट्रिक्टेड होगा, इमरजेंसी में ही इसका यूज करेंगे। बट उम्मीद है कि आने वाले समय में जो अनइम्यूनाइज्ड पॉपुलेशन है उसको ये वैक्सीन दी जाएगी। स्टोर करना आसान है, 2 से 8 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर में बढ़िया तरीके से स्टोर हो सकती है, तो ये भी इसका बढ़िया फायदा है।
हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कर्तव्य पथ के बारे में है। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने भी डिसाइड किया है कि जो राजपथ हुआ करता था और जो सेंट्रल विस्टा लॉन का पूरा एरिया है उसे एक नया नाम दिया जाएगा, दैट विल बी कर्तव्य पथ। अगर आप गए हो इंडिया गेट घूमने के लिए, अगर आप दिल्ली में रह रहे हो या कभी आपने विजिट किया हो, तो आपने देखा होगा कि जो राष्ट्रपति भवन है वहां से लेकर इंडिया गेट के बीच में एक बहुत लंबा पाथवे है, कई सारे रोड्स का एक नेटवर्क है, आप उसे इस इमेज में भी देख सकते हो, उसे राजपथ कहा जाता था। तो राजपथ और सेंट्रल विस्टा लॉन, इसको कंपोजिट तौर पे अब कर्तव्य पथ कहा जाएगा। नेताजी स्टैचू जो इंडिया गेट के पास में है वहां से लेके जो राष्ट्रपति भवन है उसके बीच का पूरा हिस्सा। सिग्निफिकेंस ये है कि देखिए, राजपथ क्या डिनोट करता था कि मतलब जो राजा हैं उनके जाने का रास्ता, ये डिनोट करता था पावर को। लेकिन अब जो नाम दिया गया है दैट इज कर्तव्य पथ। कर्तव्य का मतलब होता है ड्यूटी, मतलब ये जो पूरा एरिया है वो किसी पावर को डिनोट नहीं करेगा बल्कि ड्यूटी को डिनोट करेगा, और ये डिनोट करेगा कि ये जो पूरा एरिया है ये पब्लिक ओनरशिप में है। तो ये एक अच्छा सा एक पॉजिटिव सिग्नल होगा इसका नाम बदला जाना। राजपथ की बात करें तो ब्रिटिशर्स के रूल में इसे किंग्सवे कहा जाता था, राजा के जाने का रास्ता। जो एडविन लुटियंस और हर्बर्ट बेकर थे उन्होंने इस पूरे 3 किलोमीटर के एरिया को फ्रेम किया और उसे ये नाम दे दिया गया। जब देश आज़ाद हुआ तो हमने इसी का नाम बस हिंदी में रख दिया, दैट वाज राजपथ। तो ये पावर को डिनोट करने वाला कीवर्ड था, सो आई थिंक कि ठीक है, चेंज कर दिया गया है, अब इसका नाम कर्तव्य पथ रहेगा। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन लंदन ब्रिज के बारे में है। क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड की मृत्यु हो चुकी है और उनकी मृत्यु के बाद उनके बेटे अब मोनार्क बन चुके हैं। इन्होंने ब्रिटेन को लगभग 70 सालों तक रूल किया और इस तरीके से वो सबसे लंबे समय तक शासन करने वाली महारानी बन गई पूरे यूके की, ब्रिटेन की हिस्ट्री में। उनके मरने के बाद ही ऑफिशियल सर्कल में एक ऑपरेशन लंदन ब्रिज स्टार्ट कर दिया गया। अब ये ऑपरेशन लंदन ब्रिज क्या है ये समझिए। ऑपरेशन लंदन ब्रिज, जिसके लिए एक कोड फ्रेज भी तैयार किया गया, लंदन ब्रिज इज डाउन, ये फंडामेंटली एक फ्यूनरल प्लान है क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड का, कि जब उनकी डेथ अनाउंस होगी तो वो कैसे होगी, ऑफिशियल मॉर्निंग मतलब शोक कैसे व्यक्त किया जाएगा, और डिटेल्स जो हैं स्टेट फ्यूनरल की वो लोगों तक कैसे पहुंचाई जाएंगी, ये सारी बातें इस ऑपरेशन लंदन ब्रिज के तहत ही कंडक्ट की जाएंगी। मैं आपको बता दूं कि ऑपरेशन लंदन ब्रिज का जो प्लान है वो 1960s में डेवलप किया गया और उसे समय समय पर बदला गया। अच्छा, कितना अजीब है ना, मतलब महारानी मरी नहीं है लेकिन उनके मरने के बाद क्या होगा उसकी प्लानिंग शुरू हो गई। आप देखो तो 1952 में तो वो गद्दी पे ही बैठी थी जब उनकी उम्र महज 25 साल की थी, और 1960s में इन्होंने तैयारी करनी शुरू कर दी थी कि मरेंगी तो क्या करना है। खैर, ये प्रिपरेशन होती है, एक रॉयल प्रिपरेशन होती है कि अगर मोनार्क की मृत्यु होती है तो क्या होगा। सीधा सा मैकेनिज्म ये होता है कि जो सेक्रेटरी होंगे वो कॉल करेंगे, ठीक है, और वो जब कॉल करेंगे तो वो एक फ्रेज बोलेंगे, लंदन ब्रिज इज डाउन। इसका मतलब साफ है कि महारानी की मृत्यु हो चुकी है। उसके बाद उस इंफॉर्मेशन को उन सभी लगभग 12 ऐसे देश हैं जहां पर उन्हें हेड ऑफ द स्टेट माना जाता है, क्वीन को, उन तक ये जानकारी एक सीक्रेट लाइन से पहुंचाई जाएगी कि हाँ जो हेड ऑफ द स्टेट हैं वो अब नहीं रही हैं। इसके बाद कॉमनवेल्थ की जो कंट्रीज हैं उन तक जानकारी आएगी, इंक्लूडिंग इंडिया, चूंकि इंडिया भी कॉमनवेल्थ का पार्ट है। फिर बाकी देशों में, फिर जो BBC है वो सारे प्रोग्राम्स कैंसिल करके इस चीज़ को रिपोर्ट करना शुरू करेगा। जो भी लोग वहाँ पर जाएंगे रिपोर्टिंग करने वो ब्लैक ड्रेस में होंगे, उनकी जो स्ट्रिप है वो ब्लैक होगी, कॉमेडी शोज नहीं चलेंगे, नेशनल मॉर्निंग होगी, सब कुछ बंद रहेगा, ये स्टॉक मार्केट बंद रहेगा, बैंक बंद रहेगा। ये सब कैसे होगा, इसी चीज को पूरा प्लान किया गया ऑपरेशन लंदन ब्रिज में, उसे ही कंडक्ट किया गया। इसमें एक देखिए लंदन एक ऑपरेशन यूनिकॉर्न भी इसमें प्लान किया गया था, जिसमें ये भी डिटेल्स थी फंडामेंटली कि अगर मान लीजिए उनकी मृत्यु स्कॉटलैंड में होती है तो क्या होगा। ठीक है, तो ये सारी बातें इस ब्रिज ऑपरेशन लंदन ब्रिज का पार्ट है, यू मस्ट नो। अगर कुछ ऐसा आता है तो ऐसा लगे कुछ बहुत स्पेसिफिक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल डायमंड लीग के बारे में है। नीरज चोपड़ा जी बहुत हाईलाइटेड हैं, वो एक के बाद एक अचीवमेंट हासिल करते चले जा रहे हैं। अभी हाल ही उन्होंने हिस्ट्री क्रिएट की जब उन्होंने डायमंड लीग के फाइनल को ज्यूरिख में यानी कि स्विट्जरलैंड में जीत लिया और खिताब हासिल कर लिया। डायमंड लीग एक टॉप एथलेटिक चैंपियनशिप है जिसे इसके पहले वर्ल्ड एथलेटिक्स के नाम से पुकारा जाता था। 2010 में इसको शुरू किया गया। इसमें 32 इवेंट्स होते हैं, कई सारे इवेंट्स होते हैं इसमें एथलेटिक्स के। डायमंड लीग एक एक्सपोजर देता है सभी एथलीट्स को पूरी दुनिया भर में कि वो आएं और दिखाएं कि उनमें क्या स्किल है। रशिया को इसके बाहर कर दिया गया मार्च 2022 में ही, क्योंकि यूक्रेन के साथ वो लड़ाई में है। 2022 में इसका 13th सीजन रहा डायमंड लीग का। ठीक है, नीरज चोपड़ा जी के बारे में बात करें तो इंडिया की ओर से इस प्रेस्टीजियस डायमंड ट्रॉफी को जीतने वाले ये पहले इंडियन हैं जिन्होंने 88.44 मीटर का जेवलिन थ्रो किया, और इस लिहाज से वो पहले इंडियन बन गए।
आपको याद ही होगा 2021 में उन्होंने ओलंपिक गोल्ड जीता था, एशियन गेम्स में गोल्ड उन्होंने जीता 2018 में, कॉमनवेल्थ गेम्स में गोल्ड जीता 2018 में, वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में सिल्वर जीता 2022 में। तो कई सारे खिताब उनके नाम हैं। डायमंड ट्रॉफी में अवार्ड मिला है $30,000 का। एडिशनली उन्हें एक वाइल्ड कार्ड एंट्री भी दे दी गई वर्ल्ड एथलेटिक्स चैंपियनशिप में, जो हंगरी में बुडापेस्ट में होने वाली है 2023 में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल ऑपरेशन गियर बॉक्स के बारे में है। डायरेक्टोरेट ऑफ रेवेन्यू इंटेलिजेंस यानी कि डीआरआई ने अभी ऑपरेशन गियर बॉक्स लॉन्च किया, जहां पर स्मगल किए जा रहे हीरोइन को पकड़ा गया और सीज किया गया 39.5 kg ऑफ कॉन्ट्राबैंड। कॉन्ट्राबैंड मतलब जो भी नार्कोटिक सब्सटेंस होते हैं उनको कॉन्ट्राबैंड कहा जाता है। तो जो हेरोइन है वो भी एक प्रकार का कॉन्ट्राबैंड है, कोलकाता पोर्ट से कैप्चर किया गया। खबर ये मिली थी डीआरआई को कि जो गियर बॉक्स होते हैं व्हीकल्स में होते हैं, आपने देखा होगा एक बार व्हीकल स्क्रैप में कन्वर्ट हो गई तो जो गियर बॉक्स होते हैं उनको अलग कर लिया जाता है। तो ये लोग कर क्या रहे थे कि गियर बॉक्स को ये लोग खोलते थे, उसके अंदर पैकेट्स डालते थे हेरोइन के, उसके बाद उसको पैक कर दिया जाता था। और वो ये बोल क्या रहे थे ना कि जो गियर बॉक्स है ये स्क्रैप है, हम इसको एक जगह से दूसरी जगह बेच रहे हैं, क्योंकि स्क्रैप का तो एक्सपोर्ट इंपोर्ट होता रहता है, बेचा जाता है ना स्क्रैप को। तो वो स्क्रैप को बेचने के फॉर्म में उसमें हेरोइन की स्मगलिंग किया करते थे। तो इनको खबर मिल गई डीआरआई वालों को, तो उन्होंने कहा ठीक है गियर बॉक्स में कई लोग छुपा के भेज रहे हैं तो उसके लिए ऑपरेशन गियर बॉक्स चलाते हैं। तो उन्होंने इन गियर बॉक्सेस को पकड़ा, इनको खोला तो उसमें उनको हेरोइन मिली। तो अगर आ जाए एक कैविटी वहां पे वो बना लेते हैं, गैप बना लेते हैं, तो इसी चूंकि गियर बॉक्स में वो हेरोइन को कैप्चर कर रहे थे तो ऑपरेशन गियर बॉक्सेस को नाम भी दे दिया गया। ठीक है, तो पैकेट जो शिप किए जा रहे थे उनको मेटल स्क्रैप में से निकाला गया और पकड़ लिया गया। ड्रग एडिक्शन की बात अगर हम करते हैं तो देखिए इंडिया में ड्रग्स बहुत तेजी से फैल रहा है यंगस्टर्स के बीच में, जो कंसर्निंग मुद्दा है। इंडिया एक्चुअली में दो ऐसे एरियाज के बीच में फंस जाता है जहां पर ओपीएम का प्रोडक्शन बहुत ज्यादा होता है। एक है गोल्डन ट्रायंगल और दूसरा है गोल्डन क्रेसेंट। देखिए जो गोल्डन ट्रायंगल वाला एरिया है इसमें थाईलैंड, म्यांमार, वियतनाम, लाओस आ जाते हैं। ये सारे देश मिलकर एक ट्रायंगल क्रिएट करते हैं। यहाँ ओपीएम का बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है और ये स्मगल करके इंडिया में लाया जाता है। सिमिलरली गोल्डन क्रेसेंट एक ऐसा चंद्राकार आकृति होती है, तो 3 देश पाकिस्तान, अफगानिस्तान, ईरान मिलकर क्रेसेंट बनाते हैं और यहाँ पे भी बहुत ज़्यादा प्रोडक्शन होता है ओपीएम का, या फिर जो ड्रग्स वगैरह है वो तैयार किए जाते हैं और वो यहाँ से इंडिया में आ जाते हैं। तो इंडिया एक्चुअली में दो ऐसे एरियाज के बीच में है जहाँ बहुत ज़्यादा ड्रग्स का प्रोडक्शन किया जाता है और अथॉरिटीज इसको रोक नहीं पाती, ये स्मगल होकर यहाँ आ ही जाते हैं और जो यंगस्टर्स हैं इंडिया के वो इसकी चपेट में आ जाते हैं। अगला आर्टिकल इलेक्ट्रिक हाईवेज के बारे में है। यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज अभी प्लान कर रहा है इलेक्ट्रिक हाईवेज के लिए। आप ट्रेन देखते हो ना, ट्रेन पटरी पे चलती है और ऊपर तार लगे होते हैं और एक एंटीना होता है जो कनेक्ट करता है उस वायर को इंजन से, और जिससे इलेक्ट्रिसिटी का फ्लो जो होता है वो इंजन तक जाता है और ट्रेन रन करती है। बिल्कुल वैसे मैकेनिज्म डेवलप किया जाएगा रोड्स के ऊपर, जहाँ पे जो हैवी व्हीकल्स हैं जैसे कि ट्रक्स आप यहाँ इस इमेज में देख पा रहे हो, वो इसके ऊपर जो वायर्स का सिस्टम होगा उससे इलेक्ट्रिसिटी को लेंगे और खुद को रन करेंगे। तो ये जो इलेक्ट्रिक हाईवेज होंगे ये सोलर एनर्जी का इस्तेमाल करेंगे, जो हैवी ड्यूटी ट्रक्स हैं या बसेस हैं उनको रन करने के लिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल चीफ मिनिस्टर्स ब्रेकफास्ट स्कीम के बारे में है। तमिलनाडु के चीफ मिनिस्टर ने अभी हाल ही में ब्रेकफास्ट स्कीम को लॉन्च किया है। ये स्कीम भी क्लास 1 से 5th तक के बच्चों के लिए है गवर्नमेंट स्कूल्स में। मिड डे मील जैसी स्कीम है, लेकिन मिड डे मील में जो पूरा क्लास होता है उसके बीच में जब लंच होता है तो उसमें खाना दिया जाता है बच्चों को। ये जब वो स्कूल में जाएंगे तो इनिशियल फेज में ही उनको ब्रेकफास्ट प्रोवाइड करवाया जाएगा। ये काम किसने शुरू किया? तमिलनाडु में। ऑब्जेक्टिव यही है कि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे स्कूल ज्वाइन करें और स्कूल में अटेंडेंस को भी इंश्योर करें। न्यूट्रिशियस ब्रेकफास्ट दिया जाएगा हर सुबह। तो एक तो बच्चे इंसेंटिवाइज होंगे कि वो स्कूल में आए, पढ़ें। दूसरा, जो माल न्यूट्रिशन की समस्या होती है बच्चों में, उसमें भी निजात पाने में थोड़ी मदद मिल जाएगी। जो ब्रेकफास्ट का मेन्यू होगा वो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट नहीं है। रवा उपमा, सेमिया उपमा, सांभर, ये सब दिया जाएगा। इट्स नॉट वर्थ फॉर यू। डिजर्ट भी दिया जाएगा। अब जानते रहिए कि फ्राइडे को डिजर्ट मिलेगा तो बच्चे खुश रहेंगे थोड़ा। तमिलनाडु की अगर हम बात करते हैं तो तमिलनाडु ने अगर एक ब्रेकफास्ट स्कीम लॉन्च की है तो हम इतना इंटरेस्टेड क्यों हैं, पढ़ क्यों रहे हैं? तमिलनाडु वॉज द स्टेट जिसने सबसे पहले मिड डे मील स्कीम को बहुत ही हाईलाइटेड फॉर्म में शुरू किया। इसकी शुरुआत 1920 में ही कर दी गई थी, जब मद्रास म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन ने इस काम को शुरू किया था। देश के आज़ाद हो जाने के बाद भी तमिलनाडु ने 1956 में स्कूल फीडिंग स्कीम लॉन्च की थी। इसी स्कूल फीडिंग स्कीम को बाद में नेशनल लेवल पर मिड डे मील स्कीम के तौर पे इंप्लीमेंट कर दिया गया। तो आप समझ सकते हैं कि तमिलनाडु ने इस दिशा में पहले भी बहुत सारा काम किया हुआ है। एंड दैट इज द रीजन कि अगर तमिलनाडु ऐसी कोई स्कीम लेकर आ रहा है तो निश्चित तौर पर इसे संज्ञान में लिया जाना चाहिए। हो सकता है कि आगे इसके स्कोप को और वाइडन किया जाए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कलर रेवोल्यूशन के बारे में है। चाइनीज प्रेसिडेंट शी जिनपिंग ने सितंबर 16 को यह अपील की रशिया, इंडिया और बाकी एससीओ के मेंबर्स से कि वो
कोऑपरेट करें एक दूसरे के साथ और किसी भी फॉरेन पावर को उनके देश में गवर्नमेंट को डिस्टेबलाइज ना करने दें, जिससे कि कलर रिवॉल्यूशन शुरू हो जाए। मैं आपको बता दूं कि कलर रिवॉल्यूशन क्या है। कलर रिवॉल्यूशन पास्ट में हुई कई सारी अपराइजिंग्स को कहा जाता है जिन्होंने किसी न किसी कारण से कलर है वो एक नाम डिराइव कर लिया। जैसे कि ऑरेंज रेवोल्यूशन यूक्रेन में इसलिए कह दिया गया बिकॉज जो अपोजिशन के लीडर्स थे उन्होंने ऑरेंज कलर को अपने इलेक्शन कैंपेन में इस्तेमाल किया, तो बाद में जो रिवोल्यूशन शुरू हुआ उसको ऑरेंज रिवोल्यूशन कह दिया गया। बट ऐसे ही कलर्स के नाम पे कई सारे रिवोल्यूशंस इसके पहले जो कम्युनिस्ट नेशंस हुआ करते थे ईस्टर्न यूरोप के वहां पर हुए, और 2000 के आसपास भी ये रिवोल्यूशंस हुए मिडिल ईस्ट में और एशिया में। तो जो कम्युनिस्ट कंट्रीज हैं या फिर जो भी गवर्नमेंट्स हैं वो बड़ा घबराते हैं इस कलर रिवोल्यूशन को लेकर, और अक्सर ऐसे रिवोल्यूशंस में आरोप लगते हैं कि जो वेस्टर्न कंट्रीज हैं वो इंटरवीन करती हैं और ऐसे रिवोल्यूशंस को करवाती हैं। तो निश्चित तौर पे सी जिनपिंग इस प्रकार के स्टेटमेंट को देकर अवेयर करना चाहते हैं एससीओ की मेंबर कंट्रीज को कि आप ऐसे रिवोल्यूशन से बचिए और इन वेस्टर्न कंट्रीज के प्रभाव से भी बचिए। लार्ज स्केल मोबिलाइजेशन अक्सर इन रिवोल्यूशंस में देखा जाता है, लोग सड़कों पे आ जाते हैं, फ्री इलेक्शन, रिजीम चेंज की मांग करते हैं और इन जनरल वो अथॉरिटेरियन गवर्नमेंट को या लीडर्स को सत्ता से हटाने की कोशिश करते हैं। ऐसे कुछ रिवोल्यूशंस की बात करें तो ऑरेंज रिवोल्यूशन हुआ था यूक्रेन में 2004 नवंबर से 2005 जनवरी के बीच में। टुलिप रिवोल्यूशन हुआ किर्गिस्तान में, जहां पे 2005 के अर्ली टाइम में किर्गिस्तान के प्रेसिडेंट अस्कर अकायेव को गद्दी से उतारकर फेंक दिया गया। जैस्मिन रिवोल्यूशन होता है ट्यूनीशिया में दिसंबर 2010 जनवरी 2011 में, जिसके बाद तो सीरीज ऑफ रिवोल्यूशन स्टार्ट हो जाते हैं मिडिल ईस्ट में। ये रिवोल्यूशंस करप्शन, अनएम्प्लॉयमेंट, इन्फ्लेशन और पॉलिटिकल फ्रीडम ना होने की वजह से शुरू हुए थे। तो ये तो मामला रहा कलर रिवोल्यूशन। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल नुमालीगढ़ रिफाइनरी के बारे में है। देखिए रिफाइनरीज बहुत जरूरी होती हैं बिकॉज ये हमारे देश की ऑयल सप्लाई को कंप्लीट करते हैं, क्योंकि हम क्रूड ऑयल इंपोर्ट करते हैं, उन्हें रिफाइन करना होता है यूज लायक बनाने के लिए। तो नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड ने अभी प्लान किया है कि वो 35,000 करोड़ रुपीस इन्वेस्ट करने वाले हैं आने वाले 5 सालों में। ये इन्वेस्टमेंट उनके 5 ऑनगोइंग प्रोजेक्ट्स में किया जाएगा, जिसमें इंडिया बांग्लादेश फ्रेंडशिप पाइपलाइन जो स्टैब्लिश की जा रही है वो भी शामिल है। तो जो नुमालीगढ़ रिफाइनरी है ये मोरंगी गोलाघाट डिस्ट्रिक्ट जो आसाम का है वहां पर लोकेटेड है। नुमालीगढ़ रिफाइनरी लिमिटेड एक कैटेगरी 1 मिनी रत्ना पीएसयू है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, बड़ी कंपनी है जो इंडिया में रिफाइनरीज की नीड को पूरा करती है। इसमें ऑयल, यहाँ पे देखिए कई सारी जो एंटिटीज हैं उनके शेयर होल्डिंग पैटर्न बताए गए हैं, ये आपके लिए बहुत रिलेवेंट नहीं है, बस इसको ऐसे ही देख लीजिए। 2019 में कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स ने अप्रूव किया था प्लान कि जो रिफाइनरी की कैपेसिटी है उसे 9 मिलियन मीट्रिक टन से मतलब 9 मिलियन मीट्रिक टन पर ईयर तक बढ़ाया जाएगा। तो ये प्रयास किए गए हैं, ठीक है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया के बारे में है। लगभग 100 लोग जो पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया से जुड़े रहे उन्हें अभी हाल फिलहाल में गिरफ्तार किया गया नेशनल इन्वेस्टिगेशन एजेंसी के द्वारा, इस आधार पर कि उनका एंटी टेरर एक्टिविटीज में कनेक्शन रहा है। पीएफआई की बात करते हैं तो इसे 2007 में बनाया गया था 3 मुस्लिम ऑर्गेनाइजेशंस के मर्जर के साथ साउथ इंडिया में। वो 3 ऑर्गेनाइजेशंस रहे नेशनल डेमोक्रेटिक फ्रंट ऑफ केरला, दूसरा कर्नाटका फोरम फॉर डिग्निटी और तीसरा मनिथा नीथी पसरई इन तमिलनाडु। इन तीनों को मर्ज करके पीएफआई को बनाया गया। पीएफआई का फॉर्मेशन अनाउंस किया गया 2007 में एम्पावर इंडिया कॉन्फ्रेंस के दौरान। इसके पहले स्टूडेंट इस्लामिक मूवमेंट ऑफ इंडिया सिमी वर्क करता था, लेकिन सिमी को बैन कर दिया गया उनकी टेरर या इलीगल एक्टिविटीज की वजह से। लेटर ऑन इस ऑर्गेनाइजेशन यानी कि पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया को एक्टिवेट किया गया। इसका बेसिक ऑब्जेक्टिव तो यही था कि माइनॉरिटीज, दलित्स और मार्जिनलाइज्ड कम्युनिटीज के अधिकारों के लिए लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन लेटर ऑन इनके ऊपर कई प्रकार के आरोप लगते रहे और इनका एंगेजमेंट कई सारी एंटी इंडिया एक्टिविटीज में भी पाया गया। पीएफआई जो कि मोस्ट विजिबल प्रेजेंस अटेन करता है केरला में, उसके ऊपर मर्डर, राइटिंग, इंटिमिडेशन और टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशंस के साथ लिंक्स के लगातार आरोप लगते रहे हैं। पीएफआई मेजरली उन रीजन्स में प्रभावी रहा है जहां पर मुस्लिम पॉपुलेशन बड़ी संख्या में रही है। साउथ इंडिया की हम स्पेसिफिकली बात करें। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल मैनकैडिंग के बारे में है। दीप्ति शर्मा का ये मामला तो अभी तक आपके संज्ञान में आ गया होगा, जहां पर दीप्ति शर्मा जी ने इंग्लैंड के चार्ली डीन को मैनकैडिंग के थ्रू रन आउट कर दिया। ये लास्ट विकेट था और ऐसा लग रहा था कि इंग्लैंड जीत जाएगा, लेकिन वो हार गए। उनके हारने के बाद मैनकैडिंग के इस इंसिडेंट को काफी क्रिटिसाइज किया गया, दीप्ति शर्मा जी को भी क्रिटिसाइज किया गया कि स्पिरिट ऑफ गेम के खिलाफ है। तो क्या ये रूल के भी खिलाफ है? बिल्कुल नहीं। रूल बुक के हिसाब से मैनकैडिंग के थ्रू रन आउट किया जा सकता है। कई सारे लोग दीप्ति शर्मा जी को क्रिटिसाइज कर रहे हैं, तो कुछ लोग इसे लगान में किए गए रन आउट का बदला भी बता रहे हैं। खैर, मैनकैडिंग में अगर जो रनर है वो पहले ही दौड़ जाता है तो एक अनफेयर एडवांटेज ले लेता है, वो पहले ही 30 पे पहुंच जाएगा, रन आउट से बच जाएगा। ये भी तो गलत है। इसीलिए पहले
जहां पर इसे अनफेयर माना जाता था मैनकैडिंग को, उसे अप्रूव कर दिया गया रूल बुक के थ्रू। इसे नाम मैनकैडिंग इसलिए दिया गया क्योंकि इंडियन क्रिकेटर वीनू मैनकैड ने 1947 में जो ऑस्ट्रेलिया के बैट्समैन थे विल ब्राउन, उनको 2 बार मैनकैडिंग के थ्रू रन आउट किया था। मतलब तब एक प्रकार का ये रन आउट का मैकेनिज्म था, बाद में उन्हीं के नाम पर इसे मैनकैडिंग नाम दे दिया गया। मेरिलबॉर्न क्रिकेट क्लब यानी कि एमसीसी, जो क्रिकेट लॉज का कस्टोडियन है, जो ये कानून बनाते हैं, उन्होंने इसे एक अप्रूव लॉ के तौर पे एक्सेप्ट किया है। पहले लॉ 41 में आता था, मतलब इसे अनफेयर प्ले माना जाता था, लेकिन बाद में इसे लॉ 38 में डाल दिया गया, मतलब ये एक नॉर्मल रन आउट की तरह ही कंसीडर किया जाएगा। रविचंद्रन अश्विन को भी एक बार इस मामले में टारगेट किया गया था मैनकैडिंग के मामले में। खैर, आपको बस इतना जानना है कि ये रूल बुक के हिसाब से बिल्कुल सही है और रूल्स बनाए जाते हैं एमसीसी के द्वारा। स्पिरिट ऑफ क्रिकेट के खिलाफ जरूर माना जाता है, लेकिन हाँ, जो रनर हैं उन्हें भी अनफेयर एडवांटेज इस तरीके से नहीं लेना चाहिए। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल सितन वसल के बारे में है, सितन वसल केव्स के बारे में है। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ने ये ऑब्जर्व किया कि जो सितन वसल केव हैं वहां पर बहुत तरीके का डैमेज हुआ है, या वहां का जो पेंटिंग का स्ट्रक्चर है वो वेंडलाइज हो चुका है, इसीलिए उसे कंजर्व करने के लिए प्रयास किए जा रहे हैं और डिजिटली जो प्रोग्रेस है उसे चेक भी किया जाएगा। ये फ्लोर जहां पर पहले बहुत खूबसूरत पॉन्ड की पेंटिंग हुआ करती थी, आज वो बहुत ही जीर्ण शीर्ण अवस्था में उपस्थित है। सितल वसल जो केव्स हैं वो तमिलनाडु में लोकेटेड है। हिस्टोरियंस के अकॉर्डिंग ये ओल्डेस्ट इनहेबिटेड एरिया रहा है जैन मॉन्क्स का। पांड्या रूल की पेंटिंग्स यहां पर उसके अर्लीस्ट फॉर्म में हमें देखने को मिलती हैं। जो आर्ट वर्क है सितल वसल की जो केव्स हैं, इन्हें अरिवार कोविल भी कहा जाता है। पोस्ट अजंता केव पेंटिंग्स के एग्जिस्टेंस हमें यहां पे मिलते हैं, जो 4वीं से 6वीं शताब्दी के आसपास यहां बनाए गए, और इनमें फ्रेस्को सिको टेक्निक का इस्तेमाल किया गया है। जो सीलिंग की पेंटिंग है वो काफी फेमस है, जहां पे भाव्य को दिखाया गया है। ब्लूमिंग लोटसेस हैं, 3 डिवाइन स्ट्रक्चर भी वहां पे दिखाए गए हैं, जो सेल्वेशन के लिए वहां पर लिबरेशन के लिए प्रयास कर रहे हैं। इस प्रकार का स्ट्रक्चर जो पहले खूबसूरत था, अब तो खैर वो अच्छी स्थिति में नहीं बचा हुआ है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल इंडिया के पहले फ्लेक्स फ्यूल कार के बारे में है। फ्लेक्स फ्यूल, फ्लेक्स शॉर्ट फॉर्म है फ्लेक्सिबल का, और फ्यूल तो आप जानते ही हो। जो फ्लेक्स फ्यूल कार है उसके इंजन इस तरीके से तैयार किए जाते हैं कि आप फ्यूल को बहुत ही फ्लेक्सिबली इस्तेमाल कर सकते हो। फ्लेक्सिबली इस्तेमाल करने का क्या मतलब है? या तो आप पूरा एथेनॉल यूज कर लो, या पूरा पेट्रोल यूज कर लो, या पेट्रोल और एथेनॉल मिक्स करके यूज कर लो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। इस प्रकार के इंजन को फ्लेक्स फ्यूल इंजन कहा जाएगा, इस प्रकार की कार को फ्लेक्स फ्यूल कार कहा जाएगा। तो इंडिया की पहली फ्लेक्स फ्यूल कार टोयोटा सेडॉन, ये जल्दी ही अगले महीने तक मार्केट में आ जाएगी, और ऐसा करने के बाद इंडिया उन देशों के ग्रुप में शामिल हो जाएगा जिनके पास फ्लेक्स फ्यूल इंजन वाली कार्स हैं, जिनमें शामिल हैं जर्मनी, फ्रांस और ब्राजील। देखिए, जब हम एथेनॉल को ब्लेंड करते हैं पेट्रोल में तो हमें बदलाव करने पड़ते हैं इंजन के स्ट्रक्चर में, क्योंकि एथेनॉल कोरेसिव होता है और वो जो इंजन के पार्ट हैं, स्पेसिफिकली रबर, उसे नुकसान पहुंचाता है। तो अगर आप पेट्रोल में एथेनॉल को ब्लेंड कर रहे हो तो आपको इंजन में उपस्थित रबर के सारे पार्ट्स रिप्लेस करने पड़ेंगे, नहीं तो इंजन सही तरीके से वर्क नहीं कर पाएगा, तो चेंजेस करने पड़ते हैं। तो फ्लेक्स फ्यूल इंजन इस तरीके से तैयार किया जाता है कि वो सही तरीके से इस फ्यूल का इस्तेमाल कर सके। एक ही फ्यूल टैंक में एथेनॉल मिक्स करके आप यूज कर लीजिए, एथेनॉल यूज कर लीजिए या पेट्रोल यूज कर लीजिए, कोई दिक्कत वाली बात होती नहीं है, इसीलिए इसे फ्लेक्स फ्यूल कहा भी जाता है। पेट्रोल और एथेनॉल की ब्लेंडिंग के कई सारे मैकेनिज्म्स होते हैं। 10% मिक्स कर लिया, 20% मिक्स कर लिया। अभी तो हमारा टारगेट 2025 तक 20% ब्लेंडिंग का है। खैर, ब्राजील में 85% ब्लेंडिंग और 100% एथेनॉल पे भी जो व्हीकल्स हैं उनको रन करवाया जाता है। फ्लेक्स फ्यूल व्हीकल्स बायोफ्यूल व्हीकल से, बाईफ्यूल व्हीकल से, बाई नहीं, बाई मतलब 2, बायो की हम बात नहीं कर रहे हैं, उनसे अलग है। बाईफ्यूल व्हीकल ऐसे होते हैं जहां पे 2 टैंक्स में अलग अलग फ्यूल भरा जाता है और एक बार में केवल एक ही फ्यूल यूज होता है। जैसे कि आपने पेट्रोल सीएनजी कार देखी होगी, जहां पे या तो पेट्रोल यूज हो रहा होगा या फिर सीएनजी यूज हो रही होगी, या पेट्रोल एलपीजी कार्स होती हैं, या तो पेट्रोल यूज हो यहां पर, या फिर सीएनजी यूज होगा या एलपीजी यूज होगा, मतलब कुल मिला के एक बार में एक ही फ्यूल यूज होगा। यहां ऐसा कोई मामला नहीं है, दोनों का मिक्स यूज हो सकता है, और जो आप फ्यूल भरते हो वो एक ही टैंक में भर सकते हो, 2 टैंक नहीं लगाए जाएंगे। फ्लेक्स फ्यूल के बेनिफिट्स क्या हैं? ये सस्ता अल्टरनेटिव है। जैसे पेट्रोल हमें इंपोर्ट करना पड़ता है, महंगा पड़ता है, जबकि जो एथेनॉल है वो हम अपने यहाँ बना सकते हैं, तो इससे हमारा इंपोर्ट बिल कम हो जाएगा और हम पेट्रोल के कॉस्ट को नीचे भी गिरा पाएंगे। रॉ मटेरियल की सप्लाई एथेनॉल के लिए काफी आसानी से मिल जाती है। हम बनाते हैं शुगर केन से या कॉर्न से, वो इजीली अवेलेबल है। नेचुरल एंटी फ्रीज होता है एथेनॉल, पेट्रोल जम जाएगा, एथेनॉल जमेगा नहीं। गैस लाइन्स में या पाइप लाइन्स में जमेगा नहीं, चिली विंटर में भी ये आसानी से वर्क करेगा। लेस कार्बन फुटप्रिंट होता है इसका, गैसोलीन की तुलना में ये कम एमिशन करता है, लोअर ग्रीन हाउस गैसेस एमिट करता है, कार्सिनोजीन बेंजीन
जो पेट्रोलियम ऑयल से निकलता है उसकी तुलना में जो एथेनॉल है उससे कम निकलता है। ये वाटर सोल्यूबल है, नॉन टॉक्सिक है और बायोडिग्रेडेबल भी है। कम पॉल्यूटिंग गैसेस निकलती हैं जैसे कि कार्बन मोनोऑक्साइड, सल्फर, कार्बन या फिर नाइट्रोजन ऑक्साइड्स। तो इस हिसाब से ये इन्वायरमेंटल फ्रेंडली भी है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल एवी गैस 100 LL के बारे में है। सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी हाल ही में इंडिजीनियसली डेवलप्ड एविएशन फ्यूल एवी गैस 100 LL लॉन्च कर दिया है। देखिए, कई सारे जो एयरक्राफ्ट्स होते हैं उसमें एक स्पेसिफिक टाइप ऑफ फ्यूल इस्तेमाल होता है जिसे एविएशन फ्यूल या एविएशन गैस कहा जाता है। इंडिया इसका इस्तेमाल तो बहुत ज़्यादा करता है लेकिन हम इसे प्रोड्यूस नहीं करते, एंड दैट इज़ द रीज़न कि हमें इसे बाहर से मंगाना पड़ता है, हमें ये महंगा मिलता है और हमारा इंपोर्ट बिल भी बढ़ाता है। अच्छी बात है कि हमने हाल फिलहाल में इसे इंडिजीनियसली डेवलप कर लिया है। ये जो एविएशन गैसोलीन है जिसे ये नाम दिया गया है एवी गैस 100 LL, ये हायर ऑक्टेन एविएशन फ्यूल है, मतलब इसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है और इसे डेवलप किया गया है इंडियन ऑयल कॉरपोरेशन के द्वारा। ये स्पेशल एविएशन फ्यूल इस तरीके से डिज़ाइन किया गया है कि टर्बोचार्ज जो पिस्टन इंजन्स होते हैं या फिर UAV अनमैन्ड एरियल व्हीकल्स, ड्रोन्स, उनमें भी इस्तेमाल किया जा सकेगा। डायरेक्टोरेट जनरल ऑफ सिविल एविएशन ने इसे सर्टिफाई भी कर दिया है। ध्यान दीजिएगा कि जो हम इंपोर्ट करते हैं एविएशन फ्यूल उसकी तुलना में ये ज़्यादा सुपीरियर है, इसकी परफॉर्मेंस ज़्यादा अच्छी है। तो ये तो और बढ़िया बात है कि एक तो हमने इंडिजीनियसली बनाया और दूसरा इंपोर्टेड एविएशन फ्यूल की तुलना में ये ज़्यादा अच्छी क्वालिटी का भी है। तो इसकी डिमांड ऑब्वियसली इंडियन मार्केट में बढ़ेगी। करेंटली इंडिया इंपोर्ट करता है यूरोपियन कंट्रीज से इस प्रकार के फ्यूल को। जो एयर ट्रांसपोर्ट है इंडिया का वो आने वाले समय में कई गुना बढ़ने वाला है, तो ऑब्वियस सी बात है कि इस प्रकार के फ्यूल की डिमांड भी बढ़ेगी और जो ट्रेंड पायलट हैं उनकी डिमांड भी बढ़ेगी। क्योंकि एविएशन फ्यूल हम इंपोर्ट करते हैं और वो महंगा होता है, इसीलिए इंडिया में पायलट्स को ट्रेन करने वाली जो एंटिटीज़ हैं, ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस हैं, वो ज़्यादा एक्टिव नहीं हैं। इसीलिए यहाँ पर अगर किसी को ट्रेनिंग लेनी होती है तो फिर उसे US या फिर यूरोपियन कंट्रीज़ में जाना होता है। चूँकि अब ये फ्यूल हमारे यहाँ मिलेगा और वो कंपैरेटिवली सस्ता होगा, तो यहाँ पर फ्लाइंग ट्रेनिंग ऑर्गेनाइजेशंस या ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट जो हैं वो और बड़ी संख्या में आएंगे और पायलट्स को ट्रेनिंग लेने के लिए यूरोपियन कंट्रीज़ में या अमेरिका में नहीं जाना पड़ेगा, जो कि काफ़ी महंगा हो जाता है। एवी गैस 100 का जो लॉन्च है ये आने वाली जो थ्राइविंग एविएशन इंडस्ट्री है उसके लिए काफ़ी ज़रूरी है। जो एवी गैस का मार्केट है वो वर्तमान में $1.92 बिलियन का है, जो 2029 तक $2.71 बिलियन होने की संभावना है। इस दिशा में ये काम काफ़ी सिग्निफिकेंट हो गया है। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल कैरिबियन कम्युनिटी नेशंस यानी कि कैरिकॉम के बारे में है। इंडिया और कैरिकॉम के जो देश हैं उन्होंने मिलकर ये मसौदा तैयार किया है कि वो एक साथ काम करेंगे फूड और एनर्जी सिक्योरिटी को मेंटेन करने में और क्लाइमेट चेंज को लड़ने में। आइलैंड कंट्रीज को सबसे ज़्यादा नुकसान होगा क्लाइमेट चेंज की वजह से, बिकॉज उनके डूब जाने का खतरा होगा। बात करते हैं कैरिकॉम की। कैरिकॉम को 4 जुलाई 1973 को बनाया गया था। ट्रीटी ऑफ चागुआरामास के साइन हो जाने के बाद 20 देश इसमें शामिल हैं, जिसमें 15 मेंबर स्टेट्स हैं और 5 एसोसिएट मेंबर्स हैं। कैरिकॉम के कंट्रीज नॉर्थ में बहामास से लेकर साउथ में गुयाना और सूरीनाम तक फैले हुए हैं। कैरिकॉम में जो भी देश शामिल हैं वो इन जनरल डेवलपिंग कंट्रीज हैं। 2 देशों को अगर छोड़ दिया जाए, जैसे कि बेलीज जो सेंट्रल अमेरिका में है और गुयाना और सूरीनाम जो कि साउथ अमेरिका में है, तो ये तो देखिए कॉन्टिनेंट पे आते हैं। बाकी सभी मेंबर और एसोसिएट मेंबर्स आइलैंड स्टेट्स हैं, मतलब उनको खतरा है। कैरिकॉम कंट्रीज में 16 मिलियन पॉपुलेशन रहती है, जिसमें 60% के आसपास ऐसे हैं जिनकी उम्र 30 साल से कम है। ये सभी एथनिक ग्रुप से बिलोंग करते हैं, जैसे अफ्रीकन, इंडियन, यूरोपियन, चाइनीज, पुर्तगीज, जापानीज और वहाँ के इंडिजिनियस लोग। तो इसके माध्यम से देखिए जो कैरिकॉम है ये कोशिश करता है कि वहाँ पर रिजिलियंट कॉम्पिटिटिव एटमॉस्फेयर बने डेवलपमेंट के लिए, इकोनॉमिक, सोशल और कल्चरल प्रॉस्पेरिटी को प्रमोट किया जाए कैरिकॉम कंट्रीज में। हमारा नेक्स्ट आर्टिकल IMEI नंबर के बारे में है। डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने यह बोला कि कोई भी फोन जो 1 जनवरी 2030 के बाद बेचा जाएगा उसका IMEI नंबर होना बहुत जरूरी होगा। ये कंपलसरी होगा। कोई भी कंपनी जो मैन्युफैक्चर करती हैं सेलफोन्स इसे अवॉइड नहीं कर सकते, वो इस प्रावधान को इग्नोर नहीं कर सकते। IMEI एक यूनिक नंबर होता है जो किसी भी मोबाइल नेटवर्क को किसी डिवाइस के साथ आइडेंटिफिकेशन में मदद करता है। 15 डिजिट का ये नंबर होता है। आप यूं समझिए कि किसी भी फोन का यूनिक आइडेंटिटी नंबर है। ये नंबर वेरीफाई करता है उस डिवाइस को, और जब किसी भी मोबाइल नेटवर्क एंटिटी को कनेक्ट करना होता है किसी डिवाइस के साथ, तो वो उस मोबाइल के IMEI नंबर का इस्तेमाल करते हैं। अगर किसी भी मोबाइल में डुअल सिम कैपेबिलिटी है तो उसमें 2 IMEI नंबर होंगे। एक IMEI नंबर एक
नेटवर्क प्रोवाइडर्स के साथ कनेक्ट करेगा। मतलब एक सिम के लिए फोन में एक IMEI नंबर जरूरी है, 2 सिम तो 2 IMEI नंबर। अगर फोन खो गया या चोरी कर लिया गया और इसकी रिपोर्ट कर दी गई तो डिवाइस की जानकारी इकट्ठा करने के लिए इस नंबर का इस्तेमाल किया जाता है। इनफैक्ट जो सेलुलर नेटवर्क प्रोवाइडर्स हैं वो किसी भी सिम कार्ड की एक्सेस उस IMEI नंबर के लिए रोक सकते हैं। मतलब वो फोन बेकार हो जाएगा, उसका इस्तेमाल नहीं किया जा सकेगा चोरी किए जाने के बाद भी। तो आज के इस सेशन में बस इतना ही। थैंक यू वेरी मच।